दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आप देखेंगे हुथीज ने सीआईए और मोसाद को दी मात, यमन में बड़े जासूसी नेटवर्क पर शिकंजा कसने का दावा। हुथीज की मिलिट्री ताकत पता कर रहे थे जासूस, सीनियर लीडर्स मिसाइल ठिकानों और हथियारों के गोदामों की कर रहे थे रेकी। नेतन्याहू ने यहूदियों के सबसे बड़े त्योहार पर हुथीस को दी खत्म और तबाह करने की धमकी। नेतन्याहू की स्पीच के बाद फौरन यमन ने कर दिया ड्रोन हमला। इजरायली संसद नेसेट में नेतन्याहू की हुई भारी किरकिरी। मुस्लिम मेंबर ने मुंह पर कहा, तुम मिडिल ईस्ट के आखिरी तानाशाह। और लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 85,000 हथियारों पर कब्जा जमाने का किया दावा। चले करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। हेडलाइन से कहीं ज्यादा होंगी खबरें। सबसे पहली खबर यमन से। यमन ने एक बड़े साजिशी नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। अमेरिका और इजराइल की जासूसी साजिशों को नाकाम कर दिया है। मतलब कि यमनियों का दावा है कि उन्होंने मोसाद और सीआईए को फेल कर दिया है। लेबनान के मीडिया आउटलेट अल मायदीन ने बुध को बताया कि यमनियों ने सीआईए और मोसाद की तरफ से रची गई साजिश को नाकाम कर दिया है। ये खबर दोस्तों ऐसे वक्त में आई है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल ने यमन की मिलिट्री ताकत के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए यमन में अपनी जासूसी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, अपने एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। असल में यमन की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने अमेरिका इजराइल को हैरान करके रख दिया है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है कि आयरन डोम या कोई और एक डिफेंस सिस्टम यमन की मिसाइलों को इजराइल पर टकराने से रोक नहीं पा रहा। अल मायदीन के मुताबिक इस सिलसिले में यमनी आर्म फोर्सेस ने यह खुलासा किया है कि पिछले कुछ दिनों में एक भगौड़े हामिद हुसैन फयाद मुजाली की तरफ से भर्ती किए गए कई उसके सपोर्टर्स को, कई उसके अलाइज को और कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया था। बयान के मुताबिक उन्हें मिसाइल फोर्स, ड्रोन, नेवल फोर्स और दूसरे मिलिट्री साइट्स की निगरानी और पहचान करने के समेत खुफिया मिशन सौंपे गए थे यमन में अंसारुल्लाह मूवमेंट के खिलाफ। मिसाइलों और ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सपर्ट्स, लेबोरेटरीज और प्लेटफॉर्म्स और जो गाड़ियां हैं उन पर नजर रखना और उनकी ये गाड़ियां कौन सी हैं जिनसे ड्रोन्स लॉन्च किए जा सकते हैं, मिसाइल्स भी, मोबाइल लॉन्चर्स जो होते हैं, इनकी जानकारी इकट्ठा करना और इनके और जो लोग हैं हाउथीज के उन लोगों के बारे में तमाम जानकारियां जो हैं वो हासिल करना इनका मिशन था। इसके अलावा यमनी आर्म फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाले तमाम नेवल फोर्स और उनके कैंप्स और हथियार डिपो की जगहों, उनकी लोकेशंस और जो वहां चहलकदमी रहती, कौन कब आ रहा है जा रहा है, इस सब पर नजर रखना इन जासूसों के जिम्मे ये एक बड़ा काम सौंपा गया था। इसके अलावा ये दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट करने वाले ये जासूस यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हौथी के ठिकाने का पता लगाने और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि दी जा सके लोकेशन। वैसे भी इजराइल कह चुका है हम यमन के बड़े लीडर्स को निशाना बनाएंगे। हाल ही में एक बयान में यमन की हाई पॉलिटिकल काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अली अल हौथी ने अमेरिका को इजरायली हुकूमत का सपोर्ट करने के खिलाफ वार्निंग दी थी। अल हौथी ने कहा कि अगर अमेरिका यमन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, खिलाफ वर्जी करता है, उसमें दखल देता है, तो यमन किसी भी सरहद के पार पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। यानी कि अरब मुमालिक जहां जहां अमेरिका के बेस हैं वहां परवाह किए बिना हमले करेगा हौथी मूवमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि यमन के लोग ज़ायनियों की धमकियों से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस पूरे खित्ते को नहीं छोड़ता है, इस पूरे रीजन को नहीं छोड़ता है, तो यमन की तरफ से उसके वॉरशिप्स का आसानी से शिकार किया जाता रहेगा जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो ये थी सबसे डिटेल्ड खबर जो हाउथीज की एक डिटेलिंग से, वार्निंग से जुड़ी हुई थी। वहां पर सीआईए और मोसाद का उन्होंने दावा किया है कि एक नेटवर्क तबाह कर दिया है। लेकिन इधर बेंजामिन नेतन्याहू हनुका के मौके पर, हनुका जो है वो इजरायली और यहूदियों सबका सबसे बड़ा मेजर फेस्टिवल होता है। ये शुरू हो गया 25 से शुरू हुआ है, 8 तारीख तक चलेगा। तो 25 तारीख को इस हनुका की इन्होंने पहली मोमबत्ती, पहला चिराग रोशन किया। 8 होते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कम्युनिटी से खिताब किया, कम्युनिटी से भी किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रोग्राम था, तो अपने ही लोगों से जो अपने मातहत काम करने वाले हैं उन्हें उनसे खिताब किया।
अब यहाँ प्रधानमंत्री तो ये नहीं कहेगा कि यार बहुत परेशान है, माइग्रेन हो गया है, हूती ने बहुत बड़े ये हमले किए हैं, हम तो परेशान हो गए, कोई ने समझा भी नहीं रहा, ये सब थोड़ी ना कहेगा। वहाँ नेतन्याहू ने कहा द हाउथीज विल लर्न व्हाट हमास, हिजबुल्लाह एंड असद रेजिम एंड अदर्स हैव लर्न, हैप्पी हनुक्का, कि हाउथीज वो सबक सीखेंगे जो हमास, हिजबुल्लाह, बशर असद की हुकूमत और बाकी सब सीख चुके हैं। हमास और हिजबुल्लाह को तो समझ में आता है, बशर असद की हुकूमत के बारे में अगर खुद इजरायली पीएम सीधा कह रहा है, कल तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, आज पीएम कह रहा है, इट मीन्स कि बशर की हुकूमत गिराने में इजराइल का पूरा पूरा रोल था, पूरा पूरा रोल था। तो बशर की हुकूमत जिस तरीके से गिराई है और हिजबुल्लाह और हमास पर जिस तरीके से हमले करके उनके शहरों को तबाह किया है, वैसी ही हाउथीज को दी जा रही है धमकी। अब ये धमकी दी जा रही थी नेतन्याहू की तरफ से, और उधर हनुक्का के मौके पर वहाँ छुट्टी थी, तो वो तमाम होस्टेजेस से मोहब्बत रखने वाले लोग सड़कों पर निकले हजारों की तादाद में, लेकिन उन्हें भी कल रात भागना पड़ा। क्यों? फौरन ड्रोन दाग दिए गए यमन के हाउथीज की तरफ से। अंसारुल्लाह मूवमेंट के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन रात 11:33 पर आए और उन्होंने ये बयान दिया, खुद उन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल से बयान देते हैं, रात 11:33 25 दिसंबर को आए और कहा कि यमनी आर्म फोर्सेस ने 2 ड्रोन दागे हैं, हमारी एयरफोर्स ने 2 ड्रोन ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। पहला ये जाकर गिरा है इजराइल के जाफा रीजन में, यानी टेल अवीव में फिर से हिट किया है, और दूसरे ने एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल जोन को निशाना बनाया है एशकेलॉन रीजन में, जो कि साउथ ईस्ट ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन का हिस्सा है। तो 2 ड्रोन हमले किए और याह्या सारी ने दावा किया कि दोनों ने अपने टारगेट्स को हिट किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने हिट किया, ये याह्या सारी का दावा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स उनकी हिट करती हैं तो हमें निशानात मिल जाते हैं, ड्रोन हमले भी उनके कारगर साबित होते हैं। यानी उधर बेंजामिन नेतन्याहू यमन को धमकी दे रहा था और इधर यमन वाले फिर से हमला करके कह रहे थे फिर से धमकी दो। ऐसा लग रहा है इनके बीच एक मुकाबला जुबानी और ड्रोन मिसाइल चल रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं हकीकत, इजराइल के पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, मजबूत है, क्योंकि पीछे वो हैं, आपको नाम पता है ना, आज क्या नाम लेना है उनका, वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा उनका त्यौहार। खैर, हाउथीज विल फॉलो हमास हिजबुल्लाह टू डिफीट नेतन्याहू सेज। फिर वही बयान छप गया द टाइम्स ऑफ इजराइल में कि हाउथी उसी रास्ते पर आगे जा रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह जिस पर गए थे, और हाउथीज को उसी रास्ते पर वही नतीजा मिलेगा जो हमास और हिजबुल्लाह को मिला, यानी शिकस्त, नेतन्याहू ने कहा। फिलहाल तो मुझे पता है, जहां तक याद है, आप लोग याद दिला दीजिएगा कि इजराइल की फतेह नहीं हुई लेबनान में, सीज फायर हुआ, और मुझे याद दिला दीजिएगा कि अभी तक गजा में 14 महीने में ये अपने होस्टेजेस हासिल नहीं कर पाए हैं, वहाँ अब भी जंग चल रही। कल ही इन्होंने अपने अखबार में अपने 3 फौजियों की तस्वीर छापी थी, 20-20, 21 साल के थे। तो जंग तो ये इन्होंने क्या वहाँ शिकस्त दी है मुझे नहीं पता, और वैसे भी सीज फायर की बातचीत गजा में भी कर रहे हैं। इजराइल अखबार कह रहे हैं कि इजराइल को अपना फोकस हाउथीज की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। लेबनान, सीरिया और ईरान से छोड़ दीजिए, ईरान को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप फोकस हाउथीज की तरफ शिफ्ट करें, लेकिन ये याद रखिएगा कि उनसे जीत पाना आसान नहीं है, इसलिए आपको पार्टनर्स की ज़रूरत होगी, पार्टनर्स की। ये बड़ा दूर का मामला है, पड़ोस में गजा लेबनान नहीं है कि आप ऐसे भी तबाही कर लो, वो भी बहुत कांड कर देंगे, लिहाजा आपको पार्टनर्स की ज़रूरत होगी। वो पार्टनर कौन होंगे? अमेरिका? क्या अमेरिका के तैयारों के साथ इजरायली तैयारे उड़ेंगे? या अरब ममालिक को ये कह रहे हैं? अरब ममालिक तो हाउथीज के खिलाफ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ। उनकी अपनी अदावत कोई हो जाए, लेकिन इजराइल का साथ बनकर वो अपनी शामत अपने मुल्क में नहीं बुलाएंगे, वरना जो है आवाम खिलाफ हो जाएगी। ये इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, और यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MK कहलाता है, मेंबर ऑफ नेसेट, वहाँ पर मेंबर हैं नेसेट के, अरब पार्टीज में से आते हैं ये, अहमद तिबी। इन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू मुंह पर नेसेट में बैठा हुआ था और उससे कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू, तुम मिडिल ईस्ट के आखिरी तानाशाह हो, आखिरी तानाशाह। और नेतन्याहू यूं बैठा हुआ हंस रहा है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कह रहा है।
اور انہوں نے اس کے سارے گناہ جو غزہ میں عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں سب گنا دیے، جس کی وجہ سے آئی سی سی سے شخص کے خلاف وارنٹ نکلا ہے۔ خیر، بینگ اے جرنلسٹ ہماری کچھ لمٹس ہیں، ہم اسی میں رہ کر کہتے ہیں، آپ ویورز ہیں، آپ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ جیسے کچھ بھی کہہ دینے والے بہت سے ویورز مائنس کر دیے گئے ہیں ان کے اکاؤنٹس۔ مجھ جیسا بہت چھوٹا سا چینل جس کے 3.5 لاکھ فالوور ہیں، آج میں بتاتا ہوں آپ کو، پچھلی 1 سپٹمبر سے میرے اب تک 1.25 لاکھ سبسکرائبر مائنس۔ میں نے ڈیٹا دیکھا، مجھے یوٹیوب سے میں نے کہا کہ روز میرے اتنے بڑھ رہے ہیں اور اتنے گھٹ جا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے پورا ڈیٹا بتایا کہ بھائی 2 لاکھ بڑھے اور 1.25 لاکھ کم ہو گئے۔ یہی میرے ساتھ اپریل میں ہوا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ باقی یوٹیوبرز کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ تو آپ لوگ اپنی اصلی ای میل آئی ڈی سے اصلی نام کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ بنائیے، اور بالکل میں کہتا ہوں سیمت طریقے سے ایسے لفظوں میں کمنٹ کیجئے کہ کل آپ کی اولادیں بھی آپ کا وہ کمنٹ کہیں پڑھیں تو آپ شرمندہ نہ ہوں کہ یار یہ میری کیا زبان تھی، اور آپ کہیں پھنسے بھی نہ ہوں۔ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا۔ اکاؤنٹ اگر ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مانا جاتا ہے کہ آپ کچھ اپرادھ غلط کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل اسے بہانہ بنایا جائے۔ آنے والا وقت بہت گڑبڑ ہے، اور خاص طور سے انٹرنیٹ کے اعتبار سے۔ جو نہیں کہا وہ سمجھ لیجئے، باقی بہت سے لوگ ہوں گے ارے ڈرتے ہو، یہ کرتے ہو، ارے کچھ نہیں، ایک گولی چلے گی بھاگتے گھومیں گے۔ خیر، غزہ میں لگاتار بمباری ہو رہی ہے، 446 دن ہو چکے ہیں غزہ پر اسرائیلی بمباری کے، 45,361 پہنچ گئی ہے، مرے گئے لوگوں کی تعداد 1,07,803 زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان میں 85,000 حزب اللہ کے 85,000 ہتھیار سیز کیے ہیں انہوں نے، آئی ڈی ایف نے یہ دعویٰ کیا، اور خود اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ کہہ رہا ہے، اور 30 گاؤں سے یہ 85,000 ہتھیار ضبط کیے گئے ہیں۔ میں نے ان کا ویڈیو دیکھا، میں دنگ رہ گیا۔ مطلب ذخیرہ نہیں کہیں گے اسے، کہیں گے پہاڑ، انبار، خزانہ، بزانہ، جانے کیا کیا ہر طریقے کا ہتھیار تھا۔ ہو سکتا ہے اپنے دوسرے چینل پر آپ کو ویڈیو دکھائیں، ویسے بھی وہاں ویڈیو ڈالو تو 2-3 دن میں پاس ہو پاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہیں گے لیٹ ہو گئے۔ ایک اور وائلیشن ہوا لبنان میں اسرائیل کی طرف سے، اس بار ایسٹ لبنان میں ہوا، ابھی تک تو ساؤتھ لبنان میں ہو رہا تھا۔ یہ بھائی صاحب پہنچ گئے بالبیک میں، انہوں نے گھسپیٹ کی، آئی ڈی ایف والوں نے وہاں بھی توڑ پھوڑ مچائی، اور وہاں جو کرنا تھا کیا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، نہ حزب اللہ، نہ لبنیز فورسز، نہ یونیفل۔ آئی ڈی ایف کا اسرائیل کا جھوٹ نہیں کہوں گا، سچ کہہ رہا ہوں، آپ تسلیم کیجئے نہ کیجئے، آئی ڈی ایف کا اسرائیل کا اس وقت جو من چاہ رہا ہے وہ کر لے رہے ہیں۔ اس وقت ان کی وہ حالت ہے کہ گوبر بھی چھو لیں تو سونا بن جائے، کہتے نا کبھی کبھی کسی کا وقت آتا ہے، لیکن وہی چکر ہے کہ یہ وقت بیتتا بہت جلدی ہے۔ ایران اپنی ایمبیسی واپس سیریا میں کھولنے کی سوچ ہے، ہم نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی اس بارے میں خبر آئی ہے۔ ری اوپننگ آف ایرانین ایمبیسی ڈیپینڈس آن پرفارمنس آف دا سیرین رولرز۔ گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن ہیں میڈم، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران میں ایمبیسی کھولنے کا فیصلہ، جو سیریا میں ایمبیسی کھولنے کا، ایرانین ایمبیسی کھولنے کا فیصلہ سیریا کے نئے نظام کے بیہیویئر پر، ان کے برتاؤ پر، ان کے کام کاج کرنے کے طریقے پر لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ، امید کرتے ہیں آپ کو خبریں پسند آئی ہوں گی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔